तो चलिए आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ यूरोप की आज़ादी की लड़ाई की, या अगर और सही लफ्ज़ों में कहें तो यूरोप के अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग वक्त पे आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई, उन आज़ादी की लड़ाइयों की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। और ये जो आज़ादी की लड़ाइयाँ थी ये शुरू हुई आज से करीब करीब 200 साल पहले, यानी कि 1800s के आसपास के टाइम में। और फिर ये आज़ादी की लड़ाइयाँ चलती रहीं अगले 100 सालों तक, और करीब 1900s की स्टार्टिंग तक ये लड़ाइयाँ यूरोप के अलग अलग हिस्सों में चली हैं। तो ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अगर आप 1800 से लेकर 1900s का टाइम देखिए तो उस टाइम पे पूरी की पूरी दुनिया में यूरोप का राज हुआ करता था। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, चाइना, इन तमाम पूरे इलाकों में यूरोप का राज हुआ करता था। और खास तौर पे अगर देखा जाए तो वेस्ट यूरोप वाला इलाका, सबसे पहले जो सुपर पावर्स बने थे वो थे स्पेन और पोर्चुगल। इनके बाद फिर अगले सुपर पावर्स बने ब्रिटेन और फ्रांस। इनके बाद फिर अगले सुपर पावर बनने की तैयारी में था जर्मनी। तो पूरी दुनिया में उस टाइम पे यूरोप का राज हुआ करता था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब पूरी की पूरी दुनिया में यूरोप का राज है और पूरी की पूरी दुनिया उस टाइम पर अलग अलग इलाकों में लड़ रही थी इन यूरोप के लोगों से, हम हिंदुस्तान उस टाइम पे लड़ाई कर रहे थे इन यूरोप के लोगों से, तो सवाल उठता है कि यूरोप को किससे आज़ादी चाहिए थी? जब पूरी दुनिया में यूरोप का राज है तो यूरोप को किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? तो इस सवाल को समझने के लिए आपको पहले इस चीज़ का आइडिया लेना पड़ेगा कि आज़ादी का क्या मतलब होता है। तो ये जो लफ्ज़ है आज़ादी, इस लफ्ज़ के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर से ये पूछिए कि अच्छा तुम्हारे लिए आज़ादी क्या है, या तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया जाए कि तुम्हें ये महसूस हो कि तुम थोड़े आज़ाद हो गए हो, तो उस मजदूर का जवाब ये आएगा कि अभी उसे 12-14 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ता है, तो वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता, अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता। तो अगर उसे सिर्फ 8 घंटे काम करना पड़े और सिर्फ 8 घंटे काम करके उसे ठीक ठाक पैसा मिल जाए कि वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके, और वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा सही से हों, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी मजदूर की मौत हो जाती है तो इंडस्ट्री जिम्मेदारी ले उसके परिवार को संभालने की, उसकी आगे की ज़िंदगी को संभालने की। और इसके अलावा अगर कोई मजदूर बीमार हो जाता है तो बीमारी के दौरान भी उसको उसकी सैलरी मिलती रहे, उसको पैसा नहीं काटा जाए उसका। और अब पूरे के पूरे जितने भी मजदूर हैं वो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी लगा रहे हैं उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। उन्होंने क्या किया, ज़िंदगी भर उस इंडस्ट्री में काम किया। तो उस इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब उनका प्रोडक्शन बढ़े तो उस चीज़ का फ़ायदा मजदूरों को भी मिले, कि उनकी भी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। तो ऐसी जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ें कर दी जाएं तो एक इंडस्ट्री के आदमी को ये महसूस होगा कि हाँ अब वो आज़ाद है। इसके अलावा जो जनरल तौर पे जो आज़ादियाँ हैं वो तो हैं ही, कि आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं रह सकते हो, किसी से भी शादी कर सकते हो, कोई भी भाषा बोल सकते हो, ये सब जनरल आज़ादियाँ तो अलग से हैं। तो ये जवाब आएगा किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी का। अगर यही सवाल आप किसी छोटे किसान से पूछे तो उसका जवाब बदल जाएगा, उसका जवाब थोड़ा सा अलग आएगा। छोटे किसान ऐसे लोगों को कहा जाता है जो खेती किसानी करते हैं, पूरे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, खेतों में फसल उगाते हैं, लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, अपने खेत नहीं होते। तो उन्हें खेती करनी पड़ती है उन लोगों के खेतों में जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं उनके पास। तो वो लोग खेती किसानी उन लोगों की ज़मीनों पे करते हैं। तो अब जब फसल उगती है तो क्योंकि ज़मीन किसी और की है तो पूरी की पूरी फसल वो लोग ले जाते हैं, और इन लोगों को बस थोड़ी बहुत मजदूरी का पैसा मिलता है कि उनकी ज़िंदगी बस जैसे तैसे जी सके। और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यूरोप में उस ज़माने में ये होता था कि पूरे यूरोप की करीब आधी ज़मीन अलग अलग राजा महाराजाओं और उनके समाज के पास थी, और बची हुई आधी ज़मीन करीब वो रोमन कैथोलिक चर्च और उनके समाज के पास थी। तो जितने भी बाकी लोग थे, जितने भी आम लोग थे, इनके पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी।
तो ऐसे लोगों को कहा जाता है स्मॉल फार्मर्स। और हमारे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो अभी आज के ज़माने में हमारे देश में करीब 70% लोग खेती किसानी के प्रोफेशन से जुड़े हैं। और इन जितने भी लोग खेती किसानी के प्रोफेशन से जुड़े हैं, इनमें आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, या तो फिर कभी नहीं थी, और अगर उनके पास ज़मीन सरकार ने उनको दे दी तो वो ज़मीन अब बिक गई हैं, अब फिर से उनके पास ज़मीन नहीं है। तो अगर आप ये सवाल कि आज़ादी क्या होती है, ये सवाल अगर आप किसी छोटे किसान से पूछें तो उसका जवाब ये आएगा कि अगर मुझे ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाए कि वो ज़मीन मेरी हो, कि उस ज़मीन की फसल भी मेरी हो, तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी मेरी आज़ादी की, कि एक आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी, तो फिर बाकी आज़ादी भी मिल सकती है। अच्छा, यही सवाल अगर आप किसी मिडिल क्लास के स्टूडेंट से पूछिए कि आज़ादी का क्या मतलब है, तो वो स्टूडेंट ये जवाब देगा कि अगर जो भी राजा है या फिर जो भी सरकार है, अगर वो अच्छे कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी बनाए, उनकी फ़ीस कम हो, और उस ज़माने में ऐसा होता था जो जितने भी बड़े पोस्ट होते थे वो बड़े पोस्ट राजशाही के लोगों के लिए रिजर्व होते थे या फिर चर्च के लोगों के लिए रिजर्व होते थे। तो ये मिडिल क्लास स्टूडेंट का जवाब ये होगा कि आज़ादी तब है जब आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर सकते हो, किसी भी नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, और उस नौकरी में अगर आप काबिल हो तो आप अच्छे खासे टॉप पोजीशन तक पहुंच सकते हो। तो ये आज़ादी होगी मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए। और एक और चीज़, अब क्योंकि ये स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो अब अगर राजा का कोई काम इनको पसंद नहीं आ रहा है या सरकार का कोई काम इनको पसंद नहीं आ रहा है, तो ये सवाल उठा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं उन पॉलिसीज़ के खिलाफ, उन सरकारों और उन राजाओं के खिलाफ। ये भी इनको हक और अधिकार होना चाहिए। तो ये आज़ादी है मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए। यही सवाल आज़ादी अगर आप किसी औरत से पूछिए कि आज़ादी क्या है, तो वो औरत का जवाब और अलग होगा। वो औरत कहेगी कि सबसे पहले तो आप मेरी एग्जिस्टेंस को मानिए कि मैं भी एक आम इंसान हूँ और मुझे भी इंसानों के जैसे जीने का मौका मिले, कि मैं भी पढ़ाई लिखाई कर सकूँ, मैं भी कोई भी काम कर सकूँ। कोई समाज के लोग आके मुझे मना नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। औरतों को भी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए क्योंकि वहाँ से उनकी आर्थिक आज़ादी शुरू होती है। तो इस तरीके से औरतों का जवाब अलग होगा, उन्हें भी अलग अलग तरह के हक अधिकार चाहिए। आज़ादी का एक हिस्सा ये भी है कि आप कहीं पे भी जा सको बिना डर के, बिना किसी खौफ के। अगर यही सवाल कि आज़ादी क्या है, ये सवाल अगर आप किसी LGBT कम्युनिटी के किसी से पूछिए जो लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर होते हैं, तो इनका जवाब ये आएगा कि हमारे लिए आज़ादी का मतलब कि सबसे पहले ये जितना पूरा समाज है हमारी आइडेंटिटी को माने, कि हम जो हैं हमें वैसे रहने दें, हमें थोपे नहीं, कि समाज के लोग आके ये नहीं कहें कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है। हम जैसे जीना चाह रहे हैं हमें जीने दिया जाए। तो आज़ादी का मतलब उनके लिए कुछ और हुआ। अच्छा, यही सवाल आज़ादी अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछिए या बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उनसे पूछिए कि अच्छा क्या किया जाए कि आपको ये महसूस हो कि आप आज़ाद हैं, तो ये बिजनेसमैन लोगों का जवाब ये आएगा कि हम कुछ भी बना सकते हैं, हमें आज़ादी होनी चाहिए। कोई राजा के लोग या सरकार के लोग आके हमें मना नहीं करेंगे कि आप ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते। हम कुछ भी बना सकते हैं, कहीं पे भी बेच सकते हैं। कहीं ये नहीं कहा जाएगा कि आप यहाँ सामान नहीं बेच सकते, वहाँ नहीं बेच सकते। कुछ भी बना सकते हैं, कहीं पे भी बेच सकते हैं और कितने का भी बेच सकते हैं। 10 रुपए की चीज़ अगर मेरा मन करे तो मैं 1000 रुपए की बेच सकूं, इस चीज़ को मैं आज़ादी कहूँगा। अगर किसी राजा के लोग या किसी सरकार के लोग आके ये नहीं कहेंगे कि आपने 10 रुपए की चीज़ बनाई तो आप उसे 40 या 50 रुपए से ज़्यादा की नहीं बेच सकते। तो बिजनेसमैन आदमी के लिए आज़ादी ये है कि वो कुछ भी बना सकता है, कहीं पे भी बेच सकता है और कितनी भी कीमत में बेच सकता है। वो बिजनेसमैन आदमी कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। कोई राजा या सरकार के लोग आके ये नहीं कहेंगे कि आपने इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली कि अब आप चाहे जितना खर्च करो आप खर्च नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि जब आप अपनी संपत्ति का अच्छा खासा हिस्सा सरकार को दे दो, ऐसा नहीं हो। और बिजनेसमैन लोग जितनी भी संपत्ति इकट्ठा करें, सब की सब संपत्ति ट्रांसफर हो उनके अगले वारिस के लिए। कोई राजा या सरकार के लोग आके ये नहीं कहें
कि अब आपने पूरी अपनी जिंदगी जी ली है तो आपकी जितनी संपत्ति है आपके बेटे के लिए भी इतनी ज्यादा है, तो आपके बेटे के लिए आधी दे दी जाए, आधी संपत्ति राज्य रख ले रहा है जिससे कि बाकी गरीब लोगों का कुछ भला हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आजादी का क्या मतलब है, ये बिजनेसमैन लोगों के लिए, बिग कैपिटलिस्ट लोगों के लिए और थोड़ा सा बदल जाता है। तो आजादी इस तरीके से कॉन्सेप्ट है जो वैरी करता है अलग अलग लोगों के हिसाब से कि आजादी क्या है। अब आज से 200-250 साल पहले जब राजाओं का राज हुआ करता था, उस टाइम पे ये कोई भी आजादी नहीं मिला करती थी लोगों को। तो ये सब जितने भी अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये सब लोग इकट्ठा हुए और ये एक नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का ख्याल आना शुरू हुआ लोगों को कि हम सब जितने भी लोग हैं, भले ही हम सब लोग अलग अलग इलाकों से आते हों, हम सब लोग जितने भी लोग हैं, हम सब लोग भले ही अलग अलग धर्मों से आते हों, अलग अलग कल्चर्स के हों, हम सब लोग एक ही सिस्टम से जुड़े हैं और वो सिस्टम हमें काटते जा रहा है, ये जो राजशाही का सिस्टम है। तो हम सब जितने भी लोग हैं, हमें मिल के अपना एक देश बनाना चाहिए। तो ये जो फीलिंग थी नेशनलिज्म, ये एक तरीके से इन सब लोगों के आज़ादी की लड़ाई थी। और जब ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग मजबूत होती चली गई तो अलग अलग इलाकों में लोगों ने लड़ाइयाँ करी अपने राजाओं के खिलाफ और उन साम्राज्यों से, उन राजाओं के साम्राज्यों से अपने देश अलग किए हैं, अपने देश बनाए हैं। और जब देश बने हैं तो उन देशों में अब राज हुआ वहाँ की सरकारों का। और सरकार किसकी होगी? वो राजनीतिक पार्टी या वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने चुनाव जीता है। तो अब होने ये लगा कि जो भी पार्टी ने चुनाव जीता है, ये पार्टी अपर क्लास लोगों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए काम करने लगी। तो ये जो अपर क्लास लोग हैं, इनको आज़ादी मिल गई, मिडिल क्लास लोगों को ठीक ठाक आज़ादी मिल गई, लेकिन ये जो लोअर क्लास थी, इनको आज़ादी नहीं मिल पाई। और पॉपुलेशन या जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा वर्ग इन्हीं लोगों का था। इनको ना ज़मीन मिली, इनको ना हिस्सेदारी मिली। तो अब जब देश बनने लगे, अलग अलग जगहों पे देश बने, वहाँ की सरकारों का राज शुरू हुआ, तब भी इनके हाल बुरे थे। और इस वजह से जितने लोअर क्लासेस के लोग थे, इन लोगों ने फिर से प्रोटेस्ट करने शुरू किए, इन लोगों ने अपने अपने मूवमेंट शुरू किए, क्योंकि अब राजशाही के सिस्टम से आपने देश बना लिया। अब देश बनने के बाद आप क्या करोगे? तो आपके पास इकलौता रास्ता बनता है कि आप प्रोटेस्ट करिए, मूवमेंट करिए, राजनीतिक ताकत हासिल करिए कि आप फिर तब जाके अपने हाल सही कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये आज़ादी की लड़ाइयाँ चलती रही यूरोप में अलग अलग फॉर्म्स में। तो ये जो यूरोप की आज़ादी की लड़ाई की जो सीरीज मैं बना रहा हूँ, ये अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा। और एक बार हम लैंडमार्क्स देख लेते हैं कि हम कौन कौन से लैंडमार्क्स से होते हुए गुजरेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूरोप की आज़ादी की लड़ाई की फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, जो कि हुई थी 1789 में। तो हमारी कहानी करीब करीब 1800s के आसपास से शुरू होगी। फिर अलग अलग जगहों में जो रेवोल्यूशंस हुए, हम उनको कवर करते जाएंगे। फिर अगले पार्ट्स में हम देखेंगे कि राजनीति जब डेवलप हुई अलग अलग इलाकों में, तो राजनीति के जो अलग अलग विधाएं होती हैं, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे आप सुनते होंगे लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, राइट विंग पॉलिटिक्स, तो इस तरह की चीज़ें, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब चीज़ें शुरू कैसे हुई, इन सब चीज़ों ने कैसे कैसे रंग दिखाए, क्या क्या प्रोटेस्ट मूवमेंट्स और रेवोल्यूशंस देखे गए, हम इन तमाम चीज़ों से होते हुए गुजरेंगे। नेपोलियन, बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स, ऐसे बड़े बड़े लेजेंडरी लोगों के जिक्र आएंगे। इसके बाद ये कहानी करीब करीब 1900s के आसपास तक पहुंचेगी। और 1900s में फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती रहीं और होते होते एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई यूरोप में। जितने भी अलग अलग इलाके थे, उनकी टीम बन गई और उन टीम्स में आपस में लड़ाई होनी शुरू हुई। और ये उस ज़माने तक के लिहाज में एक बहुत सबसे बड़ी लड़ाई थी, तो इसे वर्ल्ड वॉर कहा गया। इसके बाद फिर अब यहाँ तक तो आज़ादी की लड़ाइयाँ एक तरीके से ओवर हो गई थी। इसके बाद 1920 के बाद 1950s तक यहाँ फिर हम एक अलग फेज देखेंगे कि किस तरीके से लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, चर्चिल ऐसे बड़े बड़े लोगों का जिक्र आएगा कि क्या क्या होता रहा कि फिर से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। और यूरोप की इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि इसे भी वर्ल्ड वॉर कहा गया। अब क्योंकि ये पहली वर्ल्ड वॉर इसे बोल दिया गया और इसे फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर बोल दिया गया।
और किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड बनना शुरू हुआ, तो हम इन तमाम लैंडमार्क से होके गुजरेंगे। ये जो पहला वीडियो है इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कवर करेंगे और फिर ये आगे और भी पार्ट्स बनाते चले जाऊंगा। और ये जो आपका क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसमें आप अगर ये 2 पार्ट्स, स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स देख लें तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे पार्ट्स बनाऊंगा उसमें आपको पूरा वर्ल्ड व्यू दिखना शुरू हो जाएगा, दुनिया आपको समझ में आने लगेगी कि दरअसल में हो क्या रहा है। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, कभी आप अखबार पढ़ेंगे या न्यूज़ देखेंगे और कहीं आप देखेंगे किसी देश में कुछ हमला हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि एक्चुअली सैकड़ों सालों से क्या होता आया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो यूरोप की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ और ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 250 साल पहले, यानी कि 1750 के आसपास। और इलाका है फ्रांस का। फ्रांस का इलाका आज के टाइम में एक देश बन गया है, लेकिन इस टाइम पे फ्रांस का इलाका एक देश नहीं था। फ्रांस के इलाके में साम्राज्य था बर्बन खानदान के राजाओं का। अब ये जो डिफरेंस है कि एक साम्राज्य में और एक देश में क्या फर्क होता है, इस चीज पे मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं कि देश का क्या मतलब होता है। और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको आइडिया क्लियर होगा कि देश किस चीज को कहते हैं। और इस पूरी कहानी में हम ये देखेंगे कि हर कोई ये चाह रहा था कि हमें अपना देश बनाना है, तो देश बनाने के पीछे क्यों पड़े हुए थे लोग इतना, एक्चुअली क्या होता है देश में ऐसा। तो ये चीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको और फील आएगा इस चीज में, समझ पाएंगे डेप्थ में कि हो क्या रहा था। तो साल चल रहा है 1750, इलाका है फ्रांस का जहां पे साम्राज्य बर्बन खानदान के राजाओं का। और इस टाइम पे जो राजा थे उनका नाम था लुई 16 और जाहिर तौर पे ये बर्बन खानदान के थे। और इस टाइम पे जो रानी थी इनका नाम था मैरी एंटोनेट और ये हैब्सबर्ग खानदान की बेटी थी। जो बर्बन खानदान का साम्राज्य था, इनके पास में एक और साम्राज्य था, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य। आज के टाइम पे ऑस्ट्रिया, हंगरी, बोस्निया, सर्बिया ऐसे कई सारे इलाके हैं अलग अलग देशों के। उस टाइम पे ये देश नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे साम्राज्य हुआ करता था, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, जिसमें राज हुआ करता था हैब्सबर्ग खानदान के लोगों का। तो ये जो रानी थी मैरी एंटोनेट, ये हैब्सबर्ग खानदान की बेटी थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य की बेटी। तो ये जो बर्बन खानदान के लोग हैं, ये बहुत ऐशो आराम में जिया करते थे। उस टाइम पे फ्रांस के इलाके की राजधानी थी पेरिस, आज के टाइम पे भी है जब फ्रांस देश बन गया है। तो पेरिस के थोड़ा बाहर की तरफ एक जगह थी वर्साए। तो बर्बन खानदान के लोग वर्साए में एक बहुत बड़े आलीशान महल में रहा करते थे। और उस टाइम पे सिस्टम ये हुआ करता था इस पूरे समाज का कि जितने भी लोग थे उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता था कि ये जितनी भी पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया को बनाया है भगवान ने, हम इंसानों को भी बनाया है भगवान ने। तो हम जितने भी इंसान हैं, हमारी जिंदगी का फर्ज सिर्फ इतना है कि हम भगवान की सेवा करें। और भगवान की सेवा कैसे होगी, तो वो भगवान, जिस भगवान ने हमारी अर्थ को बनाया, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, उस भगवान ने इन राजाओं को भेजा है और इन चर्च के लोगों को भेजा है इस धरती में राज करने के लिए। और हम जैसे जितने भी आम लोग हैं, हमारी जिंदगी का फर्ज ये है कि हम इन राजाओं के और इन चर्च के लोगों की सेवा करते रहें। तो ये बचपन से सिखाया जाता था, बचपन से बताया जाता था कि जो राजा और चर्च के लोग हैं, ये जितना पूरा समाज है इनका, ये एक तरीके से भगवान का रूप है, भगवान का अवतार है। तो आप इनकी सेवा करोगे तो भगवान खुश रहेंगे। इनकी सेवा मतलब भगवान की सेवा। और अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे और आप इनके खिलाफ कुछ काम करोगे, तो यानी कि आप भगवान को नाराज कर रहे हो, आप भगवान के खिलाफ काम कर रहे हो। और अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो अब भगवान तो सजा देने आएंगे नहीं, तो ये लोग सजा देंगे आपको। और इन लोग के पास पूरी अपनी आर्मी थी, पूरी यार राजशाही है इनके पास, पूरी तो पूरी ताकत है इनके पास। तो ये पूरे समाज का सिस्टम चला करता था कि जो नोबल्स हैं, जो राजशाही के लोग हैं, राजशाही के समाज, इन्हें नोबल्स कहते थे। और जो चर्च के लोग और इनका समाज, इनको क्लर्जी कहा करते थे।
तो नोबल्स और क्लर्जी लोगों के डिवाइन अथॉरिटी हुआ करती थी, यानी कि इनको भगवान की तरफ से ये अथॉरिटी मिली थी कि ये अपनी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारेंगे और सब जितनी प्रजा है, प्रजा का फर्ज ये था कि ये लोग सेवा करते रहें इन नोबल्स और क्लर्जी के लोगों की। और उस टाइम पे जब बचपन से इतना बताया जाता था, बचपन से इतना सिखाया जाता था और पूरे समाज के सब लोगों को, तो लोग वाकई में ये मानने लगे थे कि जो राजशाही के लोग होते हैं इनका खून अलग होता है, ये अलग प्रजाति के लोग हैं, वाकई इनमें कुछ अलग होता है। ये मानते थे उस टाइम पे लोग कि राजा सिर्फ वही बन सकता है जिसमें राजशाही का खून हो, कोई आम आदमी बन ही नहीं सकता राजा। और अगर आम आदमी अगर ये सोचे कि मैं राजा बन जाऊं तो ये भगवान के खिलाफ काम हो जाएगा। तो ये सब चीजें करता कौन था? ये सब चीजें होती थी चर्च के थ्रू। जितनी भी पढ़ाई लिखाई है, जितना भी समाज कैसे चलेगा, उस टाइम पे चर्च के हाथ में हुआ करता था। तो चर्च बचपन से ये चीजें बताता था कि सब लोगों को कि आपकी जिंदगी का फर्ज है हमारी सेवा करना। अब 1700s के आसपास एक नई चीज होना शुरू हुई थी। उस टाइम पे एक से एक थिंकर्स, फिलोसफर्स आ रहे थे, जैसे वोल्टायर, रूसो, जॉन लॉक, ह्यूम, कैंट, ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स और थिंकर्स थे। उन लोगों का ये कहना था कि जितना भी पूरा सिस्टम है, ये राजशाही और चर्च का सिस्टम, ये फ्रॉड पे बेस्ड है। ऐसा नहीं होता है कि जिस भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो भगवान कुछ लोगों को चुन के भेजे कि इन लोगों का राज होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम है मोनार्की का सिस्टम, ये नेचुरल नहीं है। और इन लोगों का ये कहना था ये बस सिस्टम बना दिया गया है कि बचपन से ब्रेन वॉश करके रखा जाता है लोगों को, और अगर लोग नहीं माने तो ऑप्शन क्या है? सारी ताकत इन राजशाही के लोगों के पास है, अपनी सेना भेज के मरवाते रहते थे लोगों को जो नहीं मानते थे इनकी बात। तो इन जितने भी थिंकर्स थे, इन लोग का ये कहना था कि जितने भी ह्यूमन सफरिंग है, 5-10% समाज के लोग जो राजशाही और चर्च के लोग हैं, इनकी जिंदगी ऐशो आराम में है, और 90% से ज्यादा लोग जो आम लोग हैं, इनकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों जैसे जी रहे हैं, इंसान जैसे जी नहीं पा रहे हैं। तो इनका ये कहना था ये जितने भी ह्यूमन सफरिंग्स हैं, इसको कैसे कम किया जाए। तो ये लोगों को कहा करते थे आप कोई भी चीज पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए, किसी भी चीज का सही तरीका क्या है ये लॉजिक से ही निकल सकता है, कि आप किसी भी चीज को लॉजिकली एनालाइज करो तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या सही है क्या गलत है। सरकार पे की बात जब आती थी तो इन लोगों का ये कहना था कि इंसान पैदा तो होता है आजाद होके, लेकिन जब इस दुनिया में आता है तो वो बंदिशों में बंधा रहता है। और ये जो सरकार है या राजशाही जो है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होनी चाहिए, यानी कि समाज में आपसी सहमति से ये राज होना चाहिए कि कैसे कानून होंगे, समाज कैसा होगा, ये आपसी सहमति से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस किसी ने कोई आदेश दे दिया पूरे समाज में ऐसा होना ही होना है। और जितने लोग हैं सबको जिंदगी की आज़ादी मिलनी चाहिए, तमाम तरह की और भी आज़ादियाँ, कि वो कुछ भी पहने, कोई भी धर्म फॉलो करें, कोई भी भाषा बोलें, हर किसी को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होना चाहिए। पहले के टाइम में प्रॉपर्टी सिर्फ राजशाही के लोगों के पास हो सकती थी या चर्च के लोगों के पास, आम आदमी को भी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार हो, जो राज है वो सबको बराबरी से देखे और डेमोक्रेसी हो। तो ये सब तमाम तरह की बातें चलती रही। 1700s का जितना पूरा टाइम था, उस टाइम पे ऐसे ऐसे थिंकर्स पूरे समाज में ऐसी बातें फैलाते रहे, ये आइडिया स्ट्रांग होता चला गया। और उस टाइम पे पेरिस जो था, फ्रांस के इलाके की राजधानी, ये एक फिलोसफिकल सेंटर बन गया। पूरे यूरोप से अलग अलग इलाकों से लोग आते थे, यहाँ एक से किताबें प्रिंट होती थी, पब्लिश होती थी, पढ़ी जाती थी, लोग एक दूसरे से बात करते थे, डिस्कशंस होते थे कि क्या किया जाए दुनिया भर में। अलग अलग तरह के क्लब्स इमर्ज हो रहे थे और बुक्स छप रही थी, पैम्पलेट्स छप रहे थे और साइंस आगे बढ़ रही थी, नए दुनिया खोजी जा रही थी, उन डिस्कवरीज पे बात होती थी। तो इस 1700s में ये टाइम, ये चीज़ें होती रही पूरे टाइम, जितनी भी हम चीज़ें देखेंगे ये चलता रहा। अब वक्त आगे बढ़ता है, साल आता है 1775। इस साल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई। अब आप इस चीज़ का नाम पढ़ के कंफ्यूज मत होइएगा। अमेरिका का ये मतलब नहीं है
कि आज के टाइम पे जितना बड़ा इलाका अमेरिका है, पूरे के पूरे इलाके में आज़ादी की लड़ाई हुई, ऐसा नहीं है। और आज़ादी की लड़ाई या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सुन के आप ये मत सोचिएगा कि वो जो नेटिव अमेरिकन्स थे, जिनके इलाकों पे, जिनकी ज़मीनों पे इन वाइट यूरोपियंस ने आके कब्जा कर लिया, इन नेटिव अमेरिकन लोगों को मार मार के हटाना शुरू कर दिया इनकी ज़मीनों से और कब्जा कर लिया, तो उन नेटिव अमेरिकन्स ने मिल के लड़ाई करी वाइट यूरोपियंस के साथ, ऐसा नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि ये जो वाइट यूरोपियंस जो आ गए अमेरिका में राज करने लगे और यहाँ बड़े बड़े फार्म्स बनाते थे और ब्लैक जो अफ्रीकन्स थे उनको ला के गुलाम बना के रखते थे, काम करवाते थे, जानवरों से भी बुरे हालत में रखते थे, तो वो ब्लैक अमेरिकन्स आपस में मिले और इन्होंने लड़ाई करी इन वाइट यूरोपियंस के साथ, ऐसा भी नहीं था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये बस इतनी सी थी कि जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है उसमें अलग अलग यूरोप के इलाकों का राज था। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पोर्चुगल, खास तौर पे 4 इलाकों का राज था। तो वो इलाका जो नॉर्थ अमेरिका के पूरे कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश के अंडर था, उन ब्रिटिश कॉलोनीज ने ब्रिटेन से ही लड़ाई करी थी कि हमें अपना अलग देश बनाना है, कि हम फैसला करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ के कानून डिसाइड करेंगे। तो इन ब्रिटिश कॉलोनी ने ब्रिटेन से ही लड़ाई करी थी। और जब ये लड़ाई करी इन्होंने, तो बाकी जितनी ताकतें हैं इन्होंने साथ दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज़ाद हुआ और फिर आगे के भविष्य में जाके ये जो 13 कॉलोनीज थी, इन्होंने फ्रांस का इलाका ले लिया, स्पेन का इलाका ले लिया और फिर ये इतना बड़ा इलाका बना जो आज के टाइम में हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखते हैं। आगे के भविष्य में इन्होंने रशिया से अलास्का वाला हिस्सा भी खरीद लिया और जितने छोटे मोटे आइलैंड्स, जितने आसपास के इलाके थे, सब पे कब्जा कर लिया। तो ये यूएसए के हिस्ट्री था। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बस इतनी थी कि ब्रिटिश कॉलोनीज ने ब्रिटेन से लड़ाई करी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना संविधान, कि यहाँ पे किसी राजा या किसी चर्च का राज नहीं होगा, ये पूरा इलाका एक रिपब्लिक होगा। और इन्होंने राइट्स ऑफ मेन की घोषणा करी कि जितने भी लोग हैं सबको उनके हक और अधिकार दिए जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी सी चीज़ थी उस जमाने के लिहाज में कि ये जो न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था कि कोई राजा नहीं होगा, कोई चर्च के लोगों का राज नहीं होगा, एक सेपरेट जुडिशियरी, एक सेपरेट मीडिया, इलेक्शंस होंगे, सरकार चुनी जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बॉडीज़ हैं, एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। ये चीज़ अप्लाई करी गई और ये चीज़ एक्चुअली काम कर रही थी, सही तरीके से काम कर रही थी। और ये जो चर्च के लोग हमेशा बोला करते थे कि अगर चर्च की बात नहीं मानी तो जलजला आ जाएगा, भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब चीज़ें अमेरिका में आराम से चल रही थी। तो ये एक बड़ी सी चीज़ हुई। अब इसका असर क्या क्या पड़ा फ्रांस में। तो जब ये अमेरिका ने लड़ाई करी थी ब्रिटेन से, अपनी आज़ादी की लड़ाई, तो उस टाइम पे जो लुई 16 थे, इन्होंने अमेरिका की बहुत मदद करी थी, खूब सारा पैसा भेजा था इन्हें हथियार के लिए, अपनी सेनाएं भी भेजी थी ब्रिटेन से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों सुपर पावर्स थे। तो ये दोनों में कंपटीशन चला करता था किसमें ज़्यादा ताकत हो, और इन दोनों की बहुत लड़ाइयाँ चली हैं, लंबे लंबे टाइम लड़ाइयाँ चली हैं। तो लुई 16 ने अमेरिका की मदद करी और इसके चलते लुई 16 या फ्रांस के इलाके में बहुत ज़्यादा डेट हो रहा था, यानी कि बहुत उधार लेना पड़ा था इन्हें सेंट्रल बैंकों से। और इससे पहले मैं बता चुका आपको कि फ्रांस ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी ब्रिटेन से, तो उस टाइम के भी उधार इनके बचे हुए थे। तो 1775 के बाद का जो वक्त है, इस वक्त में फ्रांस के एक इलाके की जो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था थी, ये श्रिंक हो रही थी, ये कम होती जा रही थी, क्योंकि इन्हें उधार चुकाना था। तो इन्हें पैसा जितना आ रहा था इन्हें देना पड़ रहा था सेंट्रल बैंकों को। अब जब राजशाही के पास पैसा कम हो रहा है, तो राजशाही के पास पैसा कैसे आएगा? टैक्स के जरिए। तो इन्होंने टैक्स बढ़ाना शुरू किया और ज़्यादा टैक्स लगाए। और उस ज़माने में ये होता था कि टैक्स जो है वो राजशाही या चर्च के लोगों पे बहुत नॉमिनल लगा करते थे, समझ लीजिए ना के बराबर, और ज़्यादा पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ता था जो निचला वर्ग है समाज का, जो 90% आबादी
जो काम करने वाले लोग हैं, इन पे ये टैक्स की मार पड़ती थी। तो ये इस वजह से 1775 के बाद फ्रांस के हाल थोड़े खराब होते चले गए। जो आम लोग हैं इनके मतलब सेविंग्स कम होती चली गई इनकी। और इसी टाइम में 1700s के पूरे टाइम में एक चीज़ हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी यूरोप के अलग अलग इलाकों में, और पॉपुलेशन के साथ गरीबी भी बढ़ रही थी और भूख भी बढ़ रही थी लोगों की। अब वक्त आगे बढ़ता है, 1775 से वक्त आगे बढ़ के आता है 1788। इस साल हुआ ये कि फ्रांस में फसल बर्बाद हो गई किसी एक पौधे की बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से खाने की कमी होने लगी। खाने की जब कमी होने लगी तो कीमतें बढ़ने लगी हर चीज़ की, खाने पीने की चीज़ों की, और ख़ास तौर पे ब्रेड, जो चीज़ सबसे ज़्यादा खाई जाती थी, ब्रेड की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि गरीब आदमी खरीद नहीं पा रहे थे ब्रेड। तो 1788 में जो लोगों का भूख है, ये भूख गुस्से में बदल गई। अब लोगों ने क्या किया, लूटना शुरू किया। जहां जहां ब्रेड के स्टोर्स थे, इन्हें जाते थे तोड़ फोड़ करके लूटना शुरू किया। और इसी दौरान जब चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइस राइज हो रहा है, तो कई सारे जमाखोर आए। उन जमाखोरों ने ब्रेड को जमा करना शुरू किया कि जब कीमतें और बढ़ेंगी तो हम और बड़ी कीमतों में बेचेंगे। लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा था कि जो भी ऐसे जमाखोर थे, इनको पकड़ पकड़ के पकड़े जाते थे तो इतना मारा पीटा जाता था कि मार मार के मार डालते थे लोग। तो इतना गुस्सा चल रहा था फ्रांस के सड़कों पे, जितने भी आम लोग थे 90% जनता परेशान हो रखी थी। तो अब उस टाइम पे सीन सिचुएशन ये था, एक तरफ तो नेशनलिज्म वाली फीलिंग चल ही रही थी कि हमें इन राजशाही के लोगों को हटा के अपना एक देश बना लें तो हमारी जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि हम फैसला कर सकेंगे फिर। तो लोगों को ये फीलिंग नेशनलिज्म की स्ट्रांग होती जा रही थी, क्योंकि वो देख रहे थे इस चीज को कि समाज के 95% लोग परेशान हैं और ये चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो। लेकिन बदलाव करने की ताकत किसके पास है? बदलाव करने की ताकत सिर्फ 5% लोगों के पास है। और ये जो 5% लोग हैं, इनके पास ताकत भले ही है, लेकिन इनकी जिंदगी इतने ऐशो आराम में चल रही कि इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग भूख से मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, काट रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये अपने महलों में रह रहे हैं, अय्याशी में, ऐशो आराम में जी रहे हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन इनके पास खाने की अपने आप में कोई कमी नहीं है। तो ये जितनी चीज़ें थी कि ये सुनिश्चित कैसे किया जाए कि चीज़ों की कीमतें ज़्यादा ना बढ़ें, जमाखोरी कम हो, और किस तरीके से अनाज या ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट करी जा सके आम जनता में, ये सारे तरह के काम किए जाने थे। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। लोगों के अंदर नाराजगी भरती जा रही थी राजशाही और चर्च के लिए। तो ये चीज़ें चलती रहीं। अगले साल 1789, इस साल जो राजा थे लुई 16, इन्हें टैक्सेस को और बढ़ाना था। तो अब टैक्सेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट को बुलाया। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट का ये सिस्टम होता था कि पार्लियामेंट को समाज के 3 हिस्सों के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था। समाज में जो 3 हिस्से, पहला हिस्सा था क्लर्जी, जिनकी आबादी 3% थी सिर्फ। समाज का दूसरा हिस्सा जो था वो था राजशाही के लोग, इनकी आबादी करीब करीब 7% हुआ करती थी। और समाज का जो तीसरा हिस्सा है ये था वर्किंग क्लास के लोगों का, और समाज में इनकी आबादी 90% हुआ करती थी। तो पार्लियामेंट में उस टाइम पे ये सिस्टम हुआ करता था कि अगर कोई भी कानून लाना है तो इन तीनों जो समाज के हिस्से, इनको एक एक वोट दिया जाता था। तो होता ये था कि क्या टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए? क्लर्जी के लोग कहेंगे हाँ टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए, नोबिलिटी के लोग कहेंगे हाँ टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए, और आम जनता के लोग कहेंगे कि नहीं टैक्स नहीं बढ़ाए जाने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 वोट मिले हैं कि टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए और 1 वोट मिला है कि टैक्स नहीं बढ़ाए जाने चाहिए। तो क्योंकि 2 वोट मिले हैं तो टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो वोटिंग सिस्टम इतना फ्लॉड था कि भले ही 90% जनता एक साथ है, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 वोट दिया गया है। तो इतना पार्शियल सिस्टम था पार्लियामेंट का। तो 1789 में जब गुस्से से भरे लोग पार्लियामेंट में पहुंचे, उन्होंने ये डिमांड रखी कि जो रूलिंग क्लास के लोग हैं ये भी टैक्स भरें, और ये लोग ज़्यादा टैक्स भरें क्योंकि इनके पास सारा पैसा है, तो ये लोग टैक्स भरें
हमसे ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए। और ये जो वोटिंग का जो सिस्टम है, ये जो वोटिंग का सिस्टम कि एक वोट क्लर्जी, एक वोट नोबिलिटी, एक वोट वर्किंग क्लास, इस सिस्टम को चेंज किया जाए। वोटिंग का सिस्टम आबादी के लिहाज से किया जाए कि वर्किंग क्लास के लोगों के वोट ज़्यादा काउंट किए जाएं। इसके अलावा टैक्स को कम किया जाए, अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और ज़मीन बांटी जाए। कुछ ज़मीन तो दी जाए आम लोगों को कि वो जी सके ज़िंदगी सही से। तो ऐसी सब डिमांड्स इन जो वर्किंग क्लास के जो लीडर लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, ये लोग लीडर थे वर्किंग क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इन वर्किंग क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स ने जब ये आवाज़ उठानी शुरू करी, इनकी सब डिमांड्स को मना कर दिया गया और फिर ये काम स्थगित हो गया। अब इसके अगले दिन जब फिर से पार्लियामेंट बुलाई जानी थी, तो फिर से ये लोग पहुंचते हैं, वर्किंग क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स और आम जनता के लोग सब पहुंचते हैं पार्लियामेंट के बाहर और ये देखते हैं कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। डोर्स ऑफ द पार्लियामेंट क्लोज्ड फॉर थर्ड स्टेट। ये जो थर्ड स्टेट था, वर्किंग क्लास, इनके लिए दरवाजे बंद हैं कि इनकी एंट्री नहीं। तो ये एक तरीके से सिंबॉलिज्म था एक तरीके का कि वो जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है उन आम लोगों से, और आम लोगों का कुछ भी सोचना, कुछ भी करना, उनका कोई मायने नहीं है इस साम्राज्य में। ये सिंबॉलिक जेस्चर था एक कि दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो नाराजगी भरी थी लोगों में। जितने भी वर्किंग क्लास के ये जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं, ये थर्ड एस्टेट के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ पार्लियामेंट के बगल में एक बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट था, तो ये सब लोग उस टेनिस कोर्ट में मिलते हैं। जितने रिप्रेजेंटेटिव्स ये घोषणा करते हैं कि अब ये जितना भी इलाका है, ये पूरा इलाका अब किसी राजा की जागीर नहीं है, ये इस जनता का देश है, नेशन है। और अब ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आम लोग हैं, ये अब किसी राजा की प्रजा नहीं है, ये लोग अब इस देश के नागरिक हैं, ये यहाँ के सिटीजन्स हैं। और ये नेशनल असेंबली जो बनी, इसके जो हेड थे उस टाइम पे वो थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। अभी इनका जिक्र कई बार आएगा आगे। और मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर ये जैकोबियन क्लब के हेड थे। ये जैकोबियन क्लब एक तरीके से एक रेवोल्यूशनरी क्लब था, जहां पे ऐसे जितने भी थोड़े क्रांतिकारी विचार वाले लोग हैं, इन सब लोगों का एक ग्रुप था जो सीक्रेट तौर पे मिला करते थे, जिससे कि ये राजशाही और चर्च की नज़रों से बच के मिल सकें और प्लान कर सकें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, विचार एक दूसरे से आदान प्रदान हो सके। तो जैकोबियन क्लब के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, ये बने नेशनल असेंबली के हेड। अब यहाँ पे इस नेशनल असेंबली में डिसाइड किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, संविधान। और अब ये जितना इलाका है, जो देश है, ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा। यानी कि ठीक है, यहाँ राजा का राज होगा, ठीक है, लेकिन अब राजा अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है, उस राजा को एक संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा। और ये जो संविधान है, ये देश की बेहतरी के लिए बनाया जाएगा। ये संविधान इसलिए नहीं बनाया जाएगा कि ये जो राजशाही के रूलिंग क्लास के लोग हैं, इनकी जिंदगी मजे में चले, बाकी लोग कुर्बानी करते रहें इनके सुख के लिए। तो अब ऐसा नहीं होगा। संविधान लोगों की, जो आम जनता है, जो नागरिक हैं, इनकी बेहतरी के लिए लिखा जाएगा। जितने भी सर्फ हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, जितनी औरतें हैं, जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उन सब की, जिनकी आज़ादी की डेफिनेशन अलग अलग है, सबको अपनी अपनी डेफिनेशंस की आज़ादी मिलेगी। तो अब जब आपने ये घोषणा कर दी कि ये पूरा इलाका किसी राजा की जागीर नहीं, एक देश है, ये राजद्रोह है, तो अब इसके लिए क्या हुआ? ये बात है 1789, महीना चल रहा था जुलाई। जो राजशाही के लोग हैं, इन्होंने पूरी की पूरी सेना लगा दी, पेरिस में छावनी बना दिया उसे। करीब करीब 30,000 लोग पेरिस में तैनात थे और आदेश ये दिया गया कि कहीं पे भी लोग इकट्ठा नहीं होंगे, कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, कोई भी ऐसे नारेबाजी नहीं करेंगे, कोई कुछ भी करेगा उसे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अब लोगों के अंदर इतना नाराजगी कि वो रुकने वाले नहीं थे, मूवमेंट थमने वाला नहीं था। जितने आम लोग थे, उन्होंने बनाया नेशनल गार्ड्स, खुद आपस में ऐसी टुकड़ियां बनाई जिनका काम ये होगा कि अगर ये राजशाही की सेनाएं अगर मारपीट पे उतरती हैं तो ये भी मारपीट कर सकें, ये भी अपने लोगों को बचा सकें।
तो राजाओं की सेनाओं से लड़ने आए थे नेशनल गार्ड्स, यानी कि देश की जो सेना है। और जितना भी हो पाया था लोगों ने अपने अपने तरीके से हथियार उठाए। कई जगह क्लैशेस भी हुए और इन क्लैशेस में लोगों को ज़रूरत थी गन पाउडर की, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे विस्फोट हो सके। तो अब ये गन पाउडर कहाँ मिलेगा? तो बात आई कि पेरिस में एक बहुत पुराना किला था जिसको जेल के तरह पे इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ हथियार भी रखे जाते थे, जिसका नाम था बेस्टाइल फोर्ट। तो बात यह आई कि बेस्टाइल फोर्ट पे अटैक करते हैं, तो सारे के सारे लोग पहुंच जाते हैं बेस्टाइल के किले पे। और बेस्टाइल के जो गवर्नर हैं उन्होंने खूब लड़ाई करी लोगों से, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं लड़ पाए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन लोगों के अंदर इतना गुस्सा था, उन्होंने गवर्नर और इन सब लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। इनके गले काट दिए, इनके कटी हुए सरों को डंडों में लगा के इन्होंने पूरे शहर में घूमे। और जो लोग थे, फ्रांस के लोग, इतना गुस्सा इनके अंदर था कि इन्होंने बेस्टाइल के किले की एक एक ईंट उठा के ले गए, तोड़ तोड़ के बेस्टाइल का किला तोड़ दिया। और इन ईंटों को अपने अपने घरों में ले जाके लोगों ने सजाया एक तरीके से कि ये जो पुराना पास्ट रहा है उस पास्ट को तोड़ने का ये एक निशान है, ये एक निशानी है उस पुराने टूटे हुए सिस्टम की, जिसको एम्बलम बना के रखा गया। और फ्रांस के इलाके का एक झंडा सोचा गया, रेड और ब्लू, ये फ्रांस के रंग जिनको डिवाइड किया था व्हाइट ने। और ये व्हाइट जो था ये रंग था बर्बन खानदान का, कि रेड और ब्लू को बीच में से डिवाइड कर रखा है बर्बन खानदान ने। तो अब जुलाई में ये सब चीज़ें शुरू हुई, लड़ाई झगड़े शुरू हुए और ये चीज़ें चलती रहीं। फ्रांस अनस्टेबल था बहुत। अब वक्त आता है 2-3 महीने बाद, अक्टूबर 1789। ब्रेड की कीमतें फिर से थोड़ी सी बढ़ी, तो अब फ्रांस में कई सारी औरतें जमा हो गई प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये प्रोटेस्ट, इन्होंने ये कहा कि हम वर्साय तक मार्च करेंगे, पेरिस से पैदल जाएंगे वर्साय तक। अब ये जब मार्च शुरू हुआ तो ये मार्च बढ़ता चला गया, भीड़ बढ़ती चली गई। और ये प्रोटेस्ट जब तक पहुंचा वर्साय, ये लोग वायलेंट हो गए और इन्होंने वर्साय में जाके, क्योंकि वहाँ की सेना है वो घुसने नहीं देगी आपको अंदर, सेनाओं से इन्होंने लड़ाई करी है, सेनाओं को हटाया है। और जो राजशाही के लोग हैं, जो राजा और रानी हैं, साक्षात राजा और रानी को ये एक उठा के ले आए पेरिस में। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वो राजा और रानी कैदी बन गए इन लोगों के। इनको पेरिस में ले आया गया कि आप वर्साय के उस महल में नहीं रहेंगे, अब आप पेरिस में रहेंगे। ये जो देश है आपका, देश में रहिए और देश के लोगों के साथ रहिए, अब आप राजा नहीं है कहीं के। और जो राजा थे लुई 16, क्योंकि अब ये इन लोगों के कैदी बन चुके थे, तो ये अब मजबूर थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। और इस टाइम पे जब राजा रानी को लोगों ने कैद कर लिया, कैद क्या कर लिया, महल में ही रखा, लेकिन अब उनके फोर्स पे हैं वो। तो यहाँ पे जितने क्लर्जी के लोग थे, जितने चर्च के लोग थे, जितने नोबिलिटी के लोग थे, ये भागने लग गए फ्रांस से अपनी अपनी जान बचा के। उनको इतना खतरा महसूस हो रहा था और कई जगह लोगों ने हमले भी करने शुरू कर दिए इन लोगों पे कि इनको हमले करो, इनको भगाओ, इनकी संपत्तियों पे खुद कब्जा कर लो। अब यहाँ पे लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, और बहुत रैडिकल चेंजेस किए गए इसमें। सबसे पहले जो रूलिंग क्लास थी, उस रूलिंग क्लास के प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया। जो डिवाइन अथॉरिटी थी, फ्यूडलिज्म, इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया कि अब कोई आदमी किसी जमीन से जुड़ा नहीं है, कि अब राजशाही के लोगों ने जमीन खरीदी तो वो लोग जुड़े हैं उस सिस्टम से। फ्यूडलिज्म को तोड़ा गया। जो जमीन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, राजशाही के लोगों से जमीन ले ली गई, बांट दी गई छोटे छोटे किसानों में। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन ये किया गया, यानी कि हर आदमी के अधिकार, हक और अधिकार डिसाइड किए गए कि उन्हें अब जिंदगी जीने का अधिकार है। लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी की, यानी कि जो राज है अब भेदभाव नहीं करेगा, सबको बराबर तौर पे देखेगा, सबको प्रॉपर्टी का मतलब एक अधिकार है, फ्री स्पीच का अधिकार है और फ्री रिलीजन का अधिकार है कि अब चर्च अपने धर्म को थोपेगा नहीं किसी पे। कितना मानना है कितना नहीं मानना है ये इंसानों पे है। फ्री स्पीच की, कोई आदमी राजा के खिलाफ, चर्च के खिलाफ अपने विचार रख सकता है। और इसके बाद
सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म लॉज की अब जो कानून होंगे वो पूरे के पूरे समाज में, चाहे रूलिंग क्लास के लोग हों चाहे गरीब क्लास के लोग हों, कानून सबके लिए एक होगा। ऐसा नहीं कि रूलिंग क्लास के लोगों ने क्राइम किया तो उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज हैं। वोटिंग राइट्स खोले गए सब आदमियों के लिए। औरतों को अभी भी वोटिंग का राइट नहीं मिला। जो क्लर्जी है, जो चर्च के लोग हैं, इन पे अब स्टेट का कंट्रोल होगा, यानी कि अब रोमन कैथोलिक चर्च इनको अपने एम्प्लॉयज के तौर पे नहीं रखेगी, फ्रांस की जो सरकार है वो इन्हें एम्प्लॉयज के तौर पे रखेगी। जो चर्च के जो ज़मीनें हैं इनको बेच दिया गया। अब इसके बाद कुछ बिजनेसमैन लोगों के लिए भी किया गया। जो इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी हैं इनको अबॉलिश कर दिया गया कि अब फ्रांस के अंदर के जितने भी इलाकों में आप सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, आपको जगह जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिस्टम रखा गया वेट्स का। पहले के टाइम में हर जगह का वेट्स का सिस्टम अलग है, तो आप एक जगह से कोई चीज़ लाओ दूसरी जगह बेचने ले जाओ तो वहाँ अलग तरीके से उस चीज़ को तौला जाता है। तो यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया वेट्स का कि अब किसी भी चीज़ का एक फिक्स उसका वेट है, तो आप वही चीज़ कहीं से एक जगह से दूसरी जगह लाओ तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये चीज़ है कितनी एक्चुअली। तो इस तरीके से इसके बाद फिर फ्रेंच, इसको एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे चूज़ किया गया। पहले फ्रेंच भाषा सिर्फ रूलिंग क्लास के लोग बोलते थे, जो आम वर्ग के लोग हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। फ्रेंच भाषा को फिर आम लोगों के लिए चुना गया। जितने भी हायर पोस्ट थे, जो पहले फिक्स रहते थे, रिजर्व रहते थे राजशाही के लोगों के लिए, उनको आम पब्लिक के लिए खोला गया। इसके बाद नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया, एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे बहुत रैडिकल चेंजेस थे उस जमाने के लिहाज से। और फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी कि राजशाही है लेकिन संविधान के साथ। अब यहाँ पे आते आते जो राजनीति है फ्रांस की, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी। एक हिस्सा था रेवोल्यूशनरीज का, यानी कि ऐसे लोग जो इस रेवोल्यूशन के साथ थे, और ऐसे लोग जो एंटी रेवोल्यूशनरीज थे, यानी कि जो लोग राजशाही और चर्च के लोगों के साथ थे। और अगर पार्लियामेंट में जहां ये लोग बैठा करते थे तो रेवोल्यूशनरीज, जो लोग एक बदलाव चाहते थे, ये लेफ्ट साइड की तरफ बैठा करते थे। और वो लोग जो एंटी रेवोल्यूशनरी थे, यानी कि जो लोग ये चाहते थे कि जैसा हमेशा से होता आया है, जो सैकड़ों सालों से होता आया कि राजा महाराजाओं का राज है, बाकी सब लोग प्रजा हैं, ऐसे लोग राइट साइड में बैठा करते थे, एंटी रेवोल्यूशनरीज। तो यहां से जो आप सुनते होंगे लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, राइट विंग पॉलिटिक्स, नाम जो हैं, नाम यहां से आए हैं कि जो लोग बदलाव चाहते हैं फिर वो लेफ्ट विंग में आए, और जो लोग कंजर्वेटिव टाइप के थे कि हमेशा से जैसा चल रहा है रूढ़िवादी वैसा ही होना चाहिए, वो राइट में आए। तो यहां से ये नॉमेनक्लेचर आया राजनीतिक विचारधाराओं का। तो खैर, अब यहाँ पे रेवोल्यूशन हो चुका था और ताकत में रेवोल्यूशनरीज थे। तो अब रेवोल्यूशनरीज जब ताकत में थे तो इन्होंने क्या किया, जो एंटी रेवोल्यूशनरीज हैं, जो चर्च और राजशाही को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनको जेल में डालना शुरू किया, क्योंकि इनको ये डर था कि अगर ये लोग ताकतवर होते रहे तो फिर से रेवोल्यूशन को टर्न बैक कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे, और ये जितना रेवोल्यूशन हुआ है ये सब बर्बाद हो जाएगा। तो अब इन्होंने जेल में डालना शुरू किया ऐसे जितने भी सपोर्टर्स थे, नोबिलिटी के सपोर्टर्स, क्लर्जी के सपोर्टर्स। और भविष्य में अब जब ये इनका तरीका बना कि जितने भी एंटी रेवोल्यूशनरीज हैं इनको जेल में डालो, फिर आगे भविष्य में ये होने लगा कि कोई आदमी अगर रेवोल्यूशन के साथ है लेकिन रॉबस्पियर के खिलाफ कुछ बोल रहा है या जैकोबियन क्लब के खिलाफ कुछ बोल रहा है, उसको भी उठा के जेल में डाल देंगे। यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और होने क्या लगा, और सजा देने का एक नया तरीका ढूंढा गया, गिलेटिन, यानी कि लोगों के सर धड़ से अलग किए जाएंगे। एक कहा जाता था इसे क्लीन मैनर ऑफ डेथ कहा जाता था। तो अब ये सब चीजें चल रही थी राजनीति में। अब यहाँ पे जब राजा और रानी इनको वर्साई के महल से पेरिस में ले आया गया, तो अब ये लोगों को लगने लगा, फ्रांस के लोगों को, कि ये जो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य है ये ज़रूर अटैक करेगा, क्योंकि जो रानी है वो हैब्सबर्ग खानदान की बेटी है, पहली बात। और दूसरी बात, फ्रांस के लोगों ने लड़ाई करी, अपने रूलिंग क्लास के लोगों को हटा दिया, तो उस पूरे सिस्टम, वो जो पूरा सिस्टम चल रहा है
हर जगह के इलाके के जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, सब लोगों के अंदर एक डर आ जाएगा कि अगर फ्रांस के लोगों ने ये कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साम्राज्य के सब आम लोग, गरीब लोग मिलके हमारा तख्ता पलट ना कर दें। तो सब लोग मिल के आएंगे इस सिस्टम को रिवर्ट करने। तो फ्रांस के लोगों के दिमाग में ये था कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ज़रूर अटैक करेगा। अब इसी दौरान सब चीज़ें चलती जा रही थी। 1791 में ये होता है कि जो राजा और रानी थे ये किसी तरीके से बच के निकलते हैं पेरिस के महल से, और ये भागने की कोशिश करते हैं कि ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में भाग जाएं तो कम से कम ये सेफ हो जाएंगे। और जब ये वहाँ से निकले तो बॉर्डर के आसपास जाते जाते इनको पकड़ लिया गया, पहचान लिया किसी ने कि ये तो राजा और रानी हैं हमारे। इनको पकड़ लिया गया और इन्हें दोबारा से अब की बार जेल में डाला गया। पिछली बार तो महल में कैद थे ये, अब की बार इन्हें वाकई में जेल में डाल दिया गया क्योंकि अपराधियों के जैसे काम कर रहे थे। और अब क्योंकि राजा, जो इलाका है, इलाके का राजा वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब अब राजा पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब फ्रांस जो है ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रह सकता है, क्योंकि ऐसे राजा पे कैसे भरोसा करे जो अपना साम्राज्य छोड़ के भाग रहा है। तो इस चीज़ ने, जो रेवोल्यूशन था, इसको और ज़्यादा रेडिकलाइज कर दिया। पहले ही रेवोल्यूशन रेडिकलाइज हो रहा था कि एंटी रेवोल्यूशनरी लोगों को जेल में डालते डालते ये लोग किसी आदमी को भी उठा के जेल में डालने लग जा रहे थे कि जो आदमी रॉबस्पियर के खिलाफ, क्योंकि रॉबस्पियर और जैकोबियन क्लब के लोग अगर गलत फैसला करें तो गलत फैसले को गलत बोलना, इसमें क्या गलत बात है। अगर गलत फैसला बोल दिया, भले ही वो रेवोल्यूशन के साथ है, लेकिन उन्हें जेल डाल दिया जाएगा। तो और ज्यादा रेडिकलाइज हो गया रेवोल्यूशन। अब वक्त आता है 1791। इस टाइम पे रॉबस्पियर जो थे, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, इसने खुद को डिक्टेटर बना लिया। सारी की सारी ताकतें इसने खुद पे ले ली और यहाँ पे रेवोल्यूशन जो था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो एक तरीके से डिरेल हो गया। बना किस लिए था और होने क्या लग गया, यहाँ से आपको फर्क नजर आएगा। रॉबस्पियर ने ये एम रखा कि हमें सबसे पहले रेवोल्यूशन को बचाना है, क्योंकि ये जो एंटी रेवोल्यूशनरीज हैं ये रेवोल्यूशन को तोड़ देंगे। तो यहाँ पे शुरू हुआ रेन ऑफ टेरर, यानी कि दहशत का राज। जितने भी रेडिकल्स थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया, और जितने भी एंटी रेवोल्यूशनरीज थे, जो नोबिलिटी हैं, क्लर्जी के लोग, इनको मारना शुरू कर दिया लोगों ने। कम से कम 25 से 30 हजार लोग मारे गए। और कोई भी आदमी, सिर्फ नोबिलिटी, क्लर्जी नहीं, जो लोग रेवोल्यूशन के साथ हैं लेकिन रॉबस्पियर की बुराई, अगर जरा सी बुराई भी कोई कर देता था, उसको उठा के गिलेटिन में ले जाके मार दिया जाता था। तो रॉबस्पियर एक सुप्रीम लीडर बन गया और ये अपने पागलपन करने लग गया। भविष्य में इस टाइम के आसपास जो राजा और रानी थे, इनको भी गिलेटिन कर दिया गया, इनको भी जान से मार दिया गया। और क्योंकि अब राजा रानी है ही नहीं, तो फ्रांस अब एक रिपब्लिक बना। इतिहास में पहली बार कि अब फ्रांस में कोई राजा या रानी नहीं है, फ्रांस एक रिपब्लिक है। और 1792 में फ्रांस डिक्लेयर करता है वॉर ऑस्ट्रिया पे। और ये जो रॉबस्पियर का राज हुआ, ये राज इतना ज़्यादा खराब था कि रॉबस्पियर ने एक सीक्रेट पुलिस लगा दी थी पूरे समाज में, ये देखने के लिए कि कौन लोग खुश हैं रेवोल्यूशन से और कौन लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आप रॉबस्पियर की ज़रा सी बुराई भी कर दें, तब भी हो सकता है आपको जान से मार दिया जाए। तो इतने टेरर में लोग जी रहे थे उन 2-3 सालों में। लोगों ने जो रेवोल्यूशन किया था, जो राजशाही से लड़ लिए थे, इसलिए नहीं लड़े थे कि जो ये होने लग रहा था रॉबस्पियर के अंडर। तो लोग इतना तंग आ गए थे रॉबस्पियर से, रॉबस्पियर अपने पार्लियामेंट के लोगों को मरवाने लग गया था कि उसको हर किसी में दुश्मन नजर आने लग गया था, पागलपन सवार हो रहा था उसे। तो इन सब के चलते रॉबस्पियर का राज सिर्फ 3 साल रहा, 2 से 3 साल। 1794 में यहाँ तख्ता पलट होता है और जितने लोग होते हैं सब मिल के ये डिसाइड करते हैं कि रॉबस्पियर को हटाना है। रॉबस्पियर का तख्ता पलट हुआ और फाइनली रॉबस्पियर को ही गिलेटिन दिया गया, उसका सर धड़ से अलग किया गया और इस तरीके से खत्म हुआ एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर। अब जब रॉबस्पियर का खात्मा हुआ तो यहाँ पे जो ताकत में जो लोग आए, दोबारा से
1795 में ताकत में आए कंजर्वेटिव लोग, वो जो एंटी रेवोल्यूशनरी थे, जो राजशाही के सपोर्ट में थे, वो लोग दोबारा से ताकत में आए। इन लोगों ने मिलके अपनी एक डायरेक्टरी बनाई पार्लियामेंट के जैसे, और इन्होंने वो जो रेडिकल सा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की निशानी था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया। और अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये जितनी डेमोक्रेसी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दी, इस डेमोक्रेसी को कम किया जाएगा, जो रेडिकल्स हैं इनको दबाया जाएगा, खत्म किया जाएगा। और ये जो कंजर्वेटिव थे एक चीज समझ गए थे कि अब इतना रेवोल्यूशन हो चुका है तो समाज एग्जैक्टली वैसा नहीं हो सकता जैसे पहले था, थोड़ा सा उन्हें बैलेंस बनाना पड़ेगा पुराने और नए तरीकों में। और लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वोटिंग राइट्स को लिमिट कर दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे ही था सारे आदमियों को वोट देने का अधिकार है, तो वोटिंग राइट्स को लिमिट किया गया कि सिर्फ अमीर लोग जो वोटिंग का टैक्स दे सकते हैं, सिर्फ वही लोग वोट देंगे, गरीब लोग वोट नहीं देंगे। और ये कहा गया क्योंकि गरीब लोग बहुत आराम से मैनिपुलेट हो जाते हैं, और इन गरीब लोगों की वजह से रॉबस्पियर जैसे लोगों का राइज होता है, तो इस वजह से इनको फिर वोटिंग राइट्स इनसे छीन लिए गए गरीबों से। और फ्रांस के बाहर लड़ाई चलती रही। फ्रांस ने जो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से लड़ाई की घोषणा करी, ये चलती रही, और नए नए जगहों पे फ्रांस की सेनाएं जाती रहीं, और जितने छोटे मोटे लेवल के राजा थे उनको हटा के दूसरे राजा बनाने शुरू कर दिए। और 1795 के बाद यहाँ पे राइज होना शुरू होता है एक मिलिट्री कमांडर का, जिनका नाम था नेपोलियन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ऐसा होता था कि जितने की टॉप पोस्ट होते थे, टॉप पोस्ट सिर्फ रूलिंग क्लास के लोगों के लिए होते थे, आम आदमी उन बड़े ओहदों पे नहीं आ सकता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये कानून हटा दिया था, तो नेपोलियन एक आम परिवार से आया हुआ लड़का अपनी काबिलियत से एक अच्छे खासे कमांडिंग पोजीशन पे पहुंच गया। तो नेपोलियन एक तरीके से रेवोल्यूशन का एम्बॉडीमेंट बनता चले गए एक कमांडर के तौर पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक ब्रेक लगा और फिर से कंजर्वेटिव लोग ताकत में आ गए और कॉन्स्टिट्यूशन वापस से ले लिया गया। अब यहाँ पे 1795 के बाद फ्रांस बहुत अनस्टेबल हो रखा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। लोग चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लाया जाए, चीज़ें दोबारा करी जाएं, लेकिन ताकत में कंजर्वेटिव लोग थे, इन्हें अपनी ज़मीनें बचानी थी। तो ये टसल चल रहा था, बैलेंस सिस्टम नहीं बन रहा था और पावर वैक्यूम था कि जो राजा हैं राजा चले गए, जो बड़े लीडर थे रॉबस्पियर वो भी चले गए, तो अब पावर वैक्यूम है। इस पावर वैक्यूम में क्या किया जाए, तो यहाँ राइज होता है फिर नेपोलियन का। और अब वक्त आता है 1799 एडी। इस साल नेपोलियन वापस आते हैं फ्रांस में और ये देखते हैं कि फ्रांस बहुत अनस्टेबल हो रखा है। इस चीज में नेपोलियन स्टेप अप करते हैं इस सिचुएशन में, और नेपोलियन तख्ता पलट करते हैं इस डायरेक्टरी का, इस कंजर्वेटिव डायरेक्टरी का, और यहां से नेपोलियन का राज शुरू होता है, नेपोलियनिक एरा। और ये जो नेपोलियन का राज है, इसके बाद की कहानी हम देखेंगे अपने अगले पार्ट्स में। और यहाँ पे एंड होता है यूरोप की आज़ादी की लड़ाई का पहला पार्ट।